Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, where is the International Lusophone Festival of Portuguese to be held? And correct answer for this question is Goa. Next question was, Agni Warrior is a bilateral defense exercise held between India and which country? तो यह होता है इंडिया और सिंगापुर के बीच में. चलिए, so without wasting any time, let's see what is in the news. So it's a 3rd December, which is celebrated as National Advocate Day to commemorate the birth anniversary of Dr. Rajendra Prasad. तो जब हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो सबसे पहली बात जो ध्यान में आती है दैट इज़ ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. चलिए, तो थोड़ा सा जान लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में यहाँ पर. तो पहली बात तो ये एक लॉयर, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन रहे हैं, और साथ ही जब हम कंट्री की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो वेरियस रिस्पॉन्सिबल पोस्ट को, डेजिग्नेटेड पोस्ट को इन्होंने होल्ड किया है. साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया था 1911 में, जब कांग्रेस का कलकत्ता सेशन कंडक्ट हुआ था. उसी के साथ ये कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. तो जानना ज़रूरी है कब कब. तो सबसे पहली बार ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ड्यूरिंग बॉम्बे सेशन इन अक्टूबर 1934. ऑलराइट, नेक्स्ट इन्होंने सेशन को प्रेसाइड किया था ड्यूरिंग 1939 एट त्रिपुरी सेशन. एंड थर्ड टाइम इन्होंने आज़ादी के बाद 1947 में ही बिकेम दी कांग्रेस प्रेसिडेंट. साथ ही जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी ऑन 2 सितंबर 1946, इनको फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया था. ये आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ऑल्सो he was elected as the president of Constituent Assembly on 11th of December 1946. साथ ही अगर हम बात करें तो ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 consecutive terms, 1952 and 57, and is the only president of India to achieve this. This is very important fact that you should keep in mind. Along with that, ये सबसे लंबा टेन्योर सर्व करने वाले प्रेसिडेंट है भारत के, जिन्होंने 12 साल का टेन्योर कंप्लीट किया था. चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. This particular news is very important for your GS paper 1. इंडियन हेरिटेज साइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, बात क्या की जा रही है कि विशाखापट्टनम में एक जियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट साइट है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में इरा मट्टी दिबालू बोलते हैं. ये रेड सैंड ड्यून्स है. ऑलराइट, आप नाम याद रखेंगे, कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स. इनके प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है. सो फर्स्ट थिंग जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड सैंड ड्यून्स इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारे विशाखापट्टनम और भीमानुपट्टनम, आंध्र प्रदेश के बीच में. ठीक है, बिल्कुल कोस्ट के पास है. लगभग 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ विशाखापट्टनम सिटी से ये पाए जाते हैं, बिटवीन विशाखापट्टनम एंड भीमानुपट्टनम इन आंध्र प्रदेश. साथ ही ये लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं. इसी के साथ 2014 में इन्हें नेशनल जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था. साथ ही प्रोटेक्शन स्टेटस प्रोवाइड किया गया था बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इन 2016. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया 2014 में कि ये जियो हेरिटेज साइट है, एक नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है, जिसको प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. चलिए, तो न्यूज़ आर्टिकल में आगे बढ़ने के पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये रेड सैंड ड्यून्स या इरामट्टी दिबालू, जिनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही, ये फॉर्म कब हुए थे? तो देखिए, स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं कि जो पर्टिकुलर एरिया है विशाखापट्टनम से लेके भीमानुपट्टनम के बीच का, ये टेक्टोनिकली एक्टिव रहा था बिटवीन 2.5 मिलियन ईयर्स अगो. लगभग 11,000 साल पहले तक ये एक्टिव रहा है. अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो सेडिमेंट्स हैं वो ला के आसपास के रीजन से, और स्पेशली अगर हम बात करें तो ईस्टर्न घाट से जो सेडिमेंट्स हैं वो हवाओं द्वारा यहाँ पर लाकर उन्हें डिपॉजिट कर दिया गया. एंड आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ये कॉम्पैक्ट हो गए और एक ड्यून का, एक टीले का आकार इन्होंने ले लिया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रेड सैंड ड्यून्स. तो ये जिन टीलों की, हम जिन सैंड ड्यून्स की यहाँ पर बात करें, तो बेसिकली इट्स अ मिक्सचर
ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले, और टाइम पीरियड होते होते इनके ऑक्सीडाइजेशन की वजह से इनका यूनिक रेड कलर यहाँ पर देखने को मिलता है, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहली बात, ये जियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जियोलॉजी की हिस्ट्री को बताते हैं। ये लेट क्वाटरनरी पीरियड के टाइम पर जिन सेडिमेंट्स को कैरी करके लाया गया था हवाओं द्वारा, उनको यहाँ पर डिपॉजिट किया गया है। साथ ही जो क्लाइमेटिक चेंज हुए हैं, मॉनसूनल चेंज हुए हैं, जो इन सेडिमेंट्स पर पड़े हैं, उनकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट एंथ्रोपोलॉजिकली तो इनकी इम्पोर्टेंस बहुत है, वहीं आर्कियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, बिकॉज ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट का ऐसा बिलीव है कि ये शायद मीज़ोलिथिक और न्यूलिथिक कल्चर के कुछ मटेरियल भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। सो नाउ द पॉइंट कम्स कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, साइंटिस्ट का, जियोलॉजिस्ट का यहाँ पर ये बोलना है कि साइट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हालांकि इरामट्टी डिबालू को हमने डिक्लेयर तो कर दिया है कि वो GSI ने उसको प्रोटेक्शन दे दिया है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दे दिया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर चले जाते हैं और उसकी वजह से ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये डैमेज हो रहे हैं, और ये डायरेक्टली हमें आर्कियोलॉजिकली एज वेल एज एंथ्रोपोलॉजिकली लॉस दे देगा। इस तरीके के ये जो सैंड्स का डिपोजिशन है ना, ये सिर्फ आपको 3 जगह पर ही देखने मिलेगा, इन ओनली 3 लो लैटिट्यूड ट्रॉपिकल रीजन्स इन साउथ एशिया। अगर हम बात करें तो पहले तो तेरी सैंड्स हैं जो तमिलनाडु में हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, वहीं इरामट्टी डिबालू है जो हमें विशाखापट्टनम से लेके भीमानुपट्टनम तक देखने के लिए मिल जाती हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो हमें रेड कोस्टल सैंड्स हैं जो हमें श्रीलंका के आसपास देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज दे डू नॉट अकर इन इक्वेटोरियल रीजन, ये हमें, या एनी टेम्परेट रीजन ड्यू टू मैनी साइंटिफिक रीजन्स। ठीक है, तो ये सिर्फ लो लैटिट्यूड ट्रॉपिकल रीजन में ही हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इस स्टडी का विषय बन जाता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो ये पूरा आर्टिकल इससे रिलेटेड था, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए, सो इट्स टाइम फॉर एडिटोरियल डिस्कशन, और आज का एडिटोरियल बात कर रहा है कनेक्टिंग इंडियाज़ ईस्ट विद द इंडो पैसिफिक। देखिए, बात क्या की जा रही है इस पूरे आर्टिकल में कि जब हम 2018 से अगर नोटिस करें तो हमने एक तरीके का शिफ्ट लिया है फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी टू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों टर्म्स आखिर क्या हैं। क्या हो रहा है, जब हम इस तरफ देखने की बात करें तो हम कैपिटल इंटेंसिव ना होकर हम कनेक्टिविटी और कॉमर्स की साइड भी जा रहे हैं, हम कल्चर के बारे में भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगर इंडिया को बहुत ज़्यादा मजबूत होना है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो हमारा ध्यान होना चाहिए बिम्स्टेक के ऊपर। ठीक है, हमें बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना यहाँ पर दिखाना है। तो ये कैसे होगा? जब हम बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं तो ये पॉसिबल हो पाएगा बिम्स्टेक के द्वारा। बिम्स्टेक क्या होता है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपको पता है, दैट इज़ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, अगर हम इसे ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हमारे जो कि 7 सिस्टर और 1 ब्रदर है, अगर हम उसके बारे में बात करें, सो 7 सिस्टर आपको पता है सारी नॉर्थ ईस्ट हमारे जितने स्टेट्स वो हैं, और अदर देन दैट देयर इज़ 1 स्टेट दैट इज़ सिक्किम, जिसे हम 1 ब्रदर बोलते हैं। तो ऐसे करके इनको अगर हमें मजबूत करना है, इनको ट्रांसफॉर्म करना है, तो तभी पॉसिबल है कि हम इंडो पैसिफिक में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड ले सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि जब आप इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो पहले आप देख लीजिए मैप में, हम ये रीजन की बात करें, दिस इज़ इंडो पैसिफिक। ठीक है, एंटायरली। तो अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें किसके पास से जाना है? हमें जाना है हमारे नॉर्थ ईस्ट के पास। तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि नॉर्थ ईस्ट आखिर क्या चाहता है। सो नॉर्थ ईस्ट चाहता है सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ऐसी तरीके की कंडीशन जहाँ पे सिक्योरिटी भी हो, कनेक्टिविटी भी बहुत ईजी हो। आप एक बहुत ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर देख रहे होंगे
ये पहले कनेक्टिविटी का इशू होता था, आज कनेक्टिविटी हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के लोग मेन लैंड इंडिया से आके बहुत आसानी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो जो डिफरेंसेस थे, चाहे कल्चर डिफरेंसेस बोलें या ट्रस्ट डिफरेंसेस बोलें, वो आज की डेट में यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे ही जब हम मणिपुर की बात करते हैं या हम सिक्किम की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है कंपैरेटिव टू प्रीवियस ईयर्स। चलिए, ये तो रही हमारी बात इस पूरे आर्टिकल के बारे में। अब सवाल यहाँ पर आ जाता है, 2 से 3 टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट और बिम्स्टेक। तो जब हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, तो जो लॉस है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का लॉस था 1991 में, जब कोल्ड वॉर एंड हुआ था, तो यूएसएसआर के साथ इंडिया को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस देखने को मिला। और उसी टाइम इंडिया ने ये सोचा और विचार किया और डिसाइड किया कि हमें यूएसए के साथ अपने रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है, और साथ ही यूएसए की जो अलाई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। इसी का रिजल्ट था कि हमारे उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने लॉन्च कर दिया लुक ईस्ट पॉलिसी को इन 1992। तो देखिए, एम क्या लिया गया? एम यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि जो हमारा शिफ्ट है, जो हमारा ट्रेडिंग का फोकस है, वो वेस्ट या नेबरिंग कंट्रीज से हटकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की तरफ हमें लेके जाना है। अब इसी का रिजल्ट था कि यहाँ पर तो सिर्फ इतनी बात की जा रही थी। इसी का एक रिवाइज्ड फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की गई ईस्ट एशिया समिट म्यांमार में इन 2014। ठीक है, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में गवर्नमेंट ने बात करी 3 C's की। ये 3 C's क्या होते हैं? देखिए, कल्चर, कनेक्टिविटी एंड कॉमर्स। बोला गया कि हमें बाकी सब तो करना है, लेकिन इन 3 मुद्दों पर हमें विचार करते हुए हमारे जो रिलेशनशिप है वो एशियन नेशंस के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, लुक ईस्ट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की यहाँ पर बात करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या था? देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो इसका मेजर फोकस था वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना था, इंक्रीज करना था विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ओके, अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री तक ही हम फोकस थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी फोकस करती इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंटीग्रेशन एंड ऑल्सो फोकसेस दैट एरिया शुड बी इंक्रीज टू साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज ईस्ट एशिया। तो ये इनके बीच में एक मेजर डिफरेंस है। चलिए, दूसरा टर्म यहाँ पर मेंशन किया गया था कि अगर इंडिया को इंडो पैसिफिक में स्ट्रॉन्ग होल्ड लेना है, मतलब इस रीजन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें बे ऑफ बंगाल में इनिशिएटिव लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए समझ लेते हैं आखिर बिम्स्टेक क्या है। देखिए, बिम्स्टेक एक तरीके का रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको 7 मेंबर्स देखने मिलेंगे। कौन कौन से? पहले तो आपको मिल जाएगा आपका प्यारा भारत। ऑलराइट, सो ये रहा इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड थाईलैंड एंड श्रीलंका। तो ये हैं आपके कंट्रीज़, बी फॉर भूटान, और इसी तरीके से बाकी कंट्रीज़ ने अपने नाम यहाँ पर लिए हुए हैं। क्लियर? चलिए, अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो देखिए 1997 के बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इनिशियली अगर हम बात करें तो सिर्फ यहाँ पर हमें 4 मेंबर्स देखने के लिए मिलते थे। कौन कौन से? वो हो जाते हैं आपके बांग्लादेश, ओके, नेक्स्ट वॉज इंडिया, नेक्स्ट श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो इस वजह से इसका नाम जो था वो था BISTEC। उसके बाद यहाँ पर 1997 में म्यांमार ऐड हो गया और फॉलोइंगली 2004 में आपको नेपाल और भूटान भी यहाँ पर देखने के लिए मिल गए, और फाइनली इसका नाम चेंज होके बन गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो नाउ द क्वेश्चन कम कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो ये रीजन अकेला 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को होल्ड करके रखता है। वहीं इसकी जीडीपी की बात करें तो कंबाइंडली $2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी जीडीपी ये बिम्स्टेक होल्ड करके रखता है। अब 1/4 जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो इसी रास्ते से होकर जाता है ना। तो इसके लिए अगर हमें इंडो पैसिफिक में अपना होल्ड करना है तो हमें क्या ज़रूरी है
कि हम बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर चलें। नाउ द पॉइंट कम्स कि आपके लिए भाई इतना ज़्यादा इंडो पैसिफिक क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सेम गोज विद इंडो पैसिफिक, जो हमने बिम्स्टेक के बारे में बात करा कि भाई वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन, मोर देन हाफ पॉपुलेशन यहीं पर एग्जिस्ट करती है। 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग यहीं पर रहते हैं। वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करें तो द रीजन जनरेट्स अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक आउटपुट। बाकी किसी भी रीजन में आपको ये कंडीशन देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसी के अलावा 3 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे कि जापान, कोरिया, साउथ कोरिया आई मीन, ऑस्ट्रेलिया, वो भी इसी रीजन में आपके लोकेट करते हैं। वहीं जितने भी फॉरेन ट्रेड हैं, 1/3 से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड इसी रीजन से होता है। और वर्ल्ड की जितनी भी लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, जैसे चाइना, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, या आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ताइवान की बात कर लें, मलेशिया या फिलीपींस, वो सारी इसी लोकेशन में इस्टेब्लिश्ड हैं, रह रही हैं। क्लियर। तो इसीलिए अगर इंडिया को हमें क्या करना है, कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद द इंडो पैसिफिक, दैट इज़ वाई दिस एंटायर आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप बताना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, सो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स. So it's a 3rd December, which is observed as the International Day of Persons with Disability. Next, in the night of December 2 and 3rd, 1984, an incident called Bhopal gas tragedy at the Union Carbide pesticide plant in Bhopal, leakage of approximately 30 ton of highly toxic gas, which was called methyl isocyanate, as well as a number of other poisonous gases. India and South Korea signed the arrangement regarding Economic Development Cooperation Fund loan of over 245 billion Korean won. The agreement is for the establishment of intelligent transport system on Nagpur-Mumbai Super Communication Expressway project in Delhi. Next in the news, World Meteorological Organization released a report titled State of Global Water Resource 2021. As per the report, the volume of water available in the Ganga and the groundwater in the river basin reduced significantly between 2002 and 2021. So it's a quiz time, and first question is, India signed Economic Development Cooperation Fund loan agreement for intelligent transport system with which country? Next question is, which institute released the State of Global Water Resource Report 2021? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर. आज के लिए बस इतना ही. ज्वाइन आवर बैचेस फॉर PPSC and UPSC civil services examination. Seats are very limited, so hurry up. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.